गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पाठ 7 अंडे के छिलके। ये एक एकांकी है और इसके एकांकीकार हैं नरेंद्र कोहली। अब ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, लेसन 7 अंडे के छिलके, पाठ 7 अंडे के छिलके। तो मैं पहले आपको इसका सारांश बता देती हूँ कि इस एकांकी में क्या कहा गया है। ठीक है, इसमें क्या है, कमरे में छिपकलियां ना आ सकें इसलिए राजा और सुषमा ने पेलमेट पर अंडे के छिलके रख दिए। मुन्ना कमरे में मच्छरों के आने से परेशान हो गया। वह सुषमा और राजा को समझाता है कि इन अंडों के छिलकों के कारण ही कमरे में मच्छर आए हैं। वे ये बात मानने को तैयार नहीं है। कौन नहीं मानने को तैयार है? राजा और सुषमा। तीनों पिताजी के पास जाते हैं। पिताजी बच्चों को बताते हैं कि छिपकलियां मच्छरों को खाती हैं। छिपकलियां कमरे में नहीं होंगी तो मच्छरों की संख्या भी बढ़ेगी। सभी प्राणी एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं। सृष्टि का प्रत्येक जीव जंतु ही नहीं बल्कि प्रत्येक पदार्थ पर्यावरण के लिए आवश्यक है। अब देखिए, आप लोगों ने भी अपने अपने घरों में अगर ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जीव जंतु आपके घर में कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे जाएंगे। जैसे मच्छर है, छिपकली है, कभी कभी मक्खियां भी दिखाई दे जाती, कोई छोटे मोटे कीट पतंगे भी आ जाते हैं ये बारिश के मौसम में। हाँ, और क्या होता है, फिर ये भी है कि अब जीव जंतुओं को हम अपने घर में रहने भी क्यों देते हैं, ये हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो ये चीजें तो बहुत लोगों को नहीं पता होती है ना। अब देखिए, हम अपने घरों में बहुत से जीव जंतुओं को रहने देते हैं क्योंकि उनका रहना उनके लिए ही नहीं हमारे लिए भी अच्छा होता है। इस एकांकी में यही चीज आपको बताई गई है। प्रकृति के सभी जीव, जितने भी जीव प्रकृति में हैं, अपने अपने हिस्से का काम करते हैं। सभी को अपने अपने काम दे दिए गए हैं जिससे हमारे आसपास संतुलन बना रहे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, आपको पता चल गया है कि इस पाठ में कहा क्या गया है। अब इस एकांकी के द्वारा एकांकीकार कहना क्या चाहता है? वो कहना चाहता है कि प्रकृति के सभी पदार्थ जितने भी हैं, जितने भी प्रकृति में आपको मिलते हैं, जड़ हो अथवा चेतन हो, मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक हैं। प्रकृति के पदार्थों, जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति, वायु, पर्वत, नदी, जल आदि किसी की भी कमी या अधिकता असंतुलन को बढ़ावा देती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, लेखक यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि प्रकृति की जितनी भी जड़ अथवा चेतन पदार्थ हैं वो सब किसके लिए आवश्यक है? मनुष्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य उन्हीं पर निर्भर है, तो उनको क्या करना चाहिए? संरक्षित करना चाहिए। और किसी की भी कमी हो जाए या अधिकता हो जाए तो क्या होता है? वो असंतुलन को बढ़ावा दे देती है। अब इसमें आगे देखिए क्या कहा गया है। आप जानते ही हैं, छिपकलियां भी हमारे लिए उपयोगी हैं। वे अनजाने में ही हमारी कई अन्य कीटाणुओं से रक्षा करती हैं। इसी तरह प्रकृति ने और भी कई जीव जंतु हमारी मदद के लिए बनाए हैं। किसी भी जीव जंतु को कष्ट पहुंचाने का अर्थ है खुद को मुसीबत में डालना। हमें ऐसा लगता है कि हम किसी जीव जंतु को अगर कष्ट पहुंचाएंगे तो हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। किसी जीव जंतु को अगर हम कष्ट पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं हम भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है। इस पाठ में यही चीज बताई गई है कि कैसे उसने छिपकलियां भगाने के लिए पेलमेट पे अंडे रख दिए, और जब पेलमेट पे अंडे रख दिए तो वहां पर कौन आने लगा? मच्छर आने लगे। तो यहाँ पर क्या था, छिपकलियां क्या करती थी? मच्छरों को खा जाती थी, इसलिए छिपकलियां थी। लेकिन जब उसने छिपकलियां भगा दी तो मच्छर आना शुरू हो गए। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि प्रकृति में प्रत्येक चीज आवश्यक है। ठीक है, और संतुलित रूप में आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि उसका असंतुलन हो जाए। क्यों? अगर कमी हो जाएगी या अधिकता हो जाएगी तो जो प्रकृति का संतुलन है वो क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वहां पर कमी या अधिकता की वजह से असंतुलन बढ़ जाएगा। अब देखिए, इस एकांकी में पात्र 4 पात्र हैं। कौन कौन से, क्या नाम है उनके? मुन्ना, राजा, सुषमा और पिताजी। ठीक है, दृश्य 1 है, मंच पर किताब पढ़ते 3 बच्चे। अगर इसको मंच पर किया जाए तो क्या होगा? मंच पर कौन कौन बैठे हुए हैं? कभी कभी आप नाटक देखते हैं ना स्टेज पर, तो उसमें जैसे दिखाया जाता है ना, उसी तरीके से आप इसको समझिए कि मंच पर किताब पढ़ते 3 बच्चे बैठे हुए हैं। मुन्ना
आगे और राजा सुषमा पीछे बैठे हैं। मुन्ना आगे बैठा हुआ है और राजा और सुषमा पीछे बैठे हुए हैं। राजा अपनी पीठ पर थपकी देता है। उसको मच्छर बैठा होगा, मच्छर काट रहा होगा, तो उसने पीछे थपकी दिया। जैसे आप लोग भी कभी कभी करते हैं ना, कि अगर आपको मच्छर काट रहा है तो आप जहाँ पर काट रहा होता है वहां पर आपका हाथ तुरंत चला जाता है। इसी तरीके से राजा अपनी पीठ पर थपकी देता है तो उसमें से आवाज आती है, चटाक की आवाज आती है। मुन्ना क्या करता है, मुन्ना आगे बैठा है ना, तो वो जब आवाज आती है तो मुन्ना पीछे मुड़कर देखता है। पीछे मुड़कर देखता है, राजा और सुषमा पढ़ने में मगन है। राजा और सुषमा पढ़ रहे हैं। एक तरफ एक पर्दा टंगा है और एक तरफ मंच के एक तरफ एक पर्दा टंगा हुआ है, उस पर पिलमेट लगा है। पिलमेट पर अंडे के छिलके रखे हुए हैं। पिलमेट पर क्या रखा हुआ है, अंडे के छिलके रखे हुए हैं। मुन्ना, राजा क्या तुमने सुषमा को चाटा मारा? मुन्ना राजा से कहता है कि क्या तुमने सुषमा को चाटा मारा है, क्योंकि राजा और सुषमा पीछे बैठे हुए हैं और मुन्ना आगे बैठा हुआ, तो उसने देखा तो नहीं। मुड़कर उसने देखा, जब चटाक की आवाज आई तो इसीलिए उसने क्या पूछा राजा से, क्या तुमने सुषमा को चाटा मारा? राजा ने कहा नहीं तो, हंसते हुए कहा, ओह वह तो मैंने मच्छर की चटनी बनाई है। वो कहता है, अरे वो जो चटाक की आवाज आई है वो तो मैंने मच्छर को मारा है, इसका मतलब ये है। वो ये कहना चाहता है कि वो तो मैंने मच्छर की चटनी बनाई है। वह मेरा खून पीने का प्रयत्न कर रहा था। वो कह रहा है कि मतलब उसको काट रहा था ना, तो कह रहे वो मेरा खून पीने की कोशिश कर रहा था। प्रयत्न का अर्थ क्या हुआ, कोशिश करना। तो वो क्या कर रहा था, मेरा खून पीने की कोशिश कर रहा था। मुन्ना क्या बोलता है, मच्छर? हैरानी से पूछता है, मच्छर? वैसे हमारे कमरे में मच्छर होते तो नहीं है, वैसे हमारे कमरे में मच्छर तो नहीं होते हैं। राजा ने कहा, धीमे से बोला, हाँ किंतु आज बाहर से आ गए हैं। राजा ने कहा कि हाँ वैसे तो नहीं होते हैं हमारे कमरे में मच्छर, लेकिन पता नहीं कहाँ बाहर से आज आ गए हैं मच्छर। मुन्ना, तुम सुषमा को तो मच्छर नहीं कह रहे। मुन्ना क्या बोलता है कि ऐसा तो नहीं है कि तुम सुषमा को मच्छर कह रहे हो, क्योंकि सुषमा ही तुम्हारे पास में बैठी हुई है, उसी को तो मच्छर नहीं बोल रहे हो कि आज आ गए हैं मच्छर। राजा थोड़ा शरारती मुद्रा में बोलता है, इसे कुछ कहना ही होता तो मैं इसे मच्छर क्यों कहता। अब तो वो क्या बोलता है कि अगर इसे कुछ कहना होता तो मैं इसे मच्छर क्यों कहता, छिपकली क्यों ना कहता इसको। अब आगे देखिए, सुषमा, राजा तुम संधि भंग कर रहे हो। सुषमा नाराज हो जाती है। वो क्यों, क्योंकि उसको वो छिपकली बोल देता है ना, इसलिए। तो वो क्या कहती है राजा से कि तुम संधि भंग कर रहे हो, यानी हमारे दोनों लोगों के बीच में जो मेल जोल है उसे तुम समाप्त करना चाहते हो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके। राजा बोलता है, ओह सॉरी सॉरी। राजा को तुरंत ये एहसास होता है कि मैंने सुषमा को गलत बोल दिया है, इसलिए वो तुरंत सुषमा से सॉरी बोलता है। सुषमा और राजा ने फिर से अपनी पुस्तकों में दृष्टि गड़ा दी। सुषमा और राजा फिर से अपनी बुक जो पढ़ रहे थे वो पढ़ने लगे। तभी मुन्ना की बाह पर मच्छर ने डंक मारा। उसी समय फिर क्या हुआ, मुन्ना की बाह पर एक मच्छर फिर से काटने लगा। डंक मारा यानी काटने लगा वहां पर। मुन्ना अपनी बाह पर दूसरी हथेली मारते हुए, मुन्ना अपनी एक बाह पर वो काट रहा था तो दूसरी हथेली से उसको मच्छर को मारते हुए कह रहा है, भैया मच्छर है ना। वो क्या बोलता है, किससे बोलता है, राजा से, कि भैया मच्छर है ना यहाँ पर। राजा, आज तो लग रहा है कि सचमुच ही इस कमरे में बहुत मच्छर हो गए हैं। राजा क्या कहता है कि आज लग रहा है इस कमरे में बहुत से मच्छर आ गए हैं। सुषमा सुषमा कहती है, पर तुम्हें इस कमरे में एक भी छिपकली नहीं मिलेगी, है ना। सुषमा क्या बोलती है, कहती है, लेकिन देखो मच्छर भले दिख रहे हैं, मच्छर भले काट रहे हैं, लेकिन एक भी छिपकली इस कमरे में आज तुम्हें नहीं मिलेगी। मुन्ना बोलता है कुर्सी से उठते हुए, मुन्ना कुर्सी से उठते हुए पिलमेट पर अंडे के छिलके रखे देखकर, पिलमेट पर अंडे के छिलके रखे हुए देखता है तो बोलता है, अरे ये अंडे के छिलके यहाँ किसने रख दिए। वो बड़े ही आश्चर्य से पूछता है, अरे ये अंडे के छिलके यहाँ किसने रख दिए, क्यों? क्योंकि देखिए अंडे के छिलके तो कूड़ेदान में होने चाहिए, वो किसी रूम में सजा के थोड़ी ना रखे जाते हैं। तो इसीलिए वो आश्चर्य से पूछ रहा है कि अंडे के छिलके यहाँ किसने रख दिए। राजा, ये छिलके नहीं खोल हैं। राजा कहता है, इनको छिलके नहीं कहते हैं, ये क्या है, अंडे के खोल हैं, यानी उसके कवर हैं। ठीक बात के लिए ठीक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। वो बोलता है, ठीक शब्द बात कोई भी हम बात करें तो उसके लिए शब्दों का चयन कैसा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। मुन्ना बोलता है, वो तो ठीक है, किंतु ये खोल यहाँ आए कैसे। मुन्ना कहता है, कोई बात नहीं भाई, छिलके हैं या खोल है जो भी है, लेकिन ये खोल यहाँ कैसे आ गए। दोनों हमने रखे हैं। दोनों क्या कहते हैं, हम लोगों ने रखे हैं। मुन्ना पूछता है, पर क्यों रखे हैं।
अब आगे देखिए, सुषमा, तुमने खुद ही तो देखा है कि इसके कारण छिपकलियां भाग गई हैं। अभी तुमने देखा ही है कि ये जो अंडे के खोल मैंने रखे हैं, इन्हीं के कारण छिपकलियां कमरे में नहीं दिखाई दे रही है, कमरे से भाग गई हैं। मुन्ना, ओह तो ये बात है। मुन्ना कहता है, अच्छा इसीलिए छिपकलियां दिखाई नहीं दे रही हैं। सुषमा, तो ये सिद्ध हो गया ना कि अंडे के खोल से डरकर छिपकलियां कमरे से भाग जाती हैं। सुषमा कहती है, अच्छा तो देखो अब ये प्रमाणित हो गया ना कि अंडे के खोल को देखकर छिपकलियां वहां से भाग जाती हैं। मुन्ना क्या बोलता है, ये तो मैं नहीं जानता, किंतु ये अवश्य प्रमाणित हो गया है कि अंडे के खोल रखने से कमरे में मच्छर बढ़ जाते हैं। मुन्ना क्या कह रहा है, ये तो मैं नहीं जानता कि छिपकलियां भाग जाती हैं या नहीं भाग जाती हैं, लेकिन ये अवश्य सिद्ध हो गया है कि अंडे के खोल रखने के कारण ही कमरे में मच्छर बढ़ जाते हैं। वैसे इसमें आश्चर्य की कोई बात है भी नहीं। अब जैसे वो खोल रखा ना वहां पर अंडे का, तो इसकी वजह से उसको 2-3 मच्छरों ने आके काट लिया और उसने देखा कि मच्छर बढ़ रहे हैं, तो उसने कहा ये तो प्रमाणित हो गया है, ये तो सिद्ध हो गया है कि अंडे के खोल रखने से मच्छर बढ़ जाते हैं। ये मुझे नहीं पता है कि छिपकलियां जाती हैं या नहीं जाती हैं। जहाँ कूड़ा होगा वहां मच्छर आएंगे। वो मुन्ना क्या बोलता है कि जहां भी गंदगी होगी, जहां कूड़ा होगा, वहां पर मच्छर आते हैं, मच्छर आएंगे। और ये क्या है, अंडे का खोल तो कूड़ा ही है, उसको तो कूड़ेदान में होना चाहिए क्योंकि उसका तो यूज किया नहीं जाता है। तुम लोगों ने कूड़े को कूड़ेदान में ना फेंक कर कमरे में छुपा दिया है। तुम लोगों ने क्या किया है, ये कूड़ा था अंडे का खोल और इसे कूड़ेदान में फेंकना चाहिए था, और तुम लोगों ने कमरे में छुपा दिया है। तो यही होना था, तो यही तो होना था, मच्छर ही तो आने थे। सुषमा, नहीं, इनसे मच्छरों का कोई संबंध नहीं है। सुषमा कहती है, नहीं नहीं, इनसे मच्छरों का कोई संबंध नहीं, ये तो छिपकलियां भगाते हैं, मच्छर नहीं आते हैं इनसे। अंडे के खोल से छिपकलियों का भागना सिद्ध है। उसने कहा, अंडे के खोल से छिपकलियां भाग जाती हैं, ये तो प्रमाणित हो गया है। मच्छर तो संयोग से आ गए हैं, मच्छर तो आज बाई चांस आ गए हैं, दरवाजा खुला रह गया, कमरा खुला रह गया, इसलिए मच्छर आ गए हैं। मुन्ना क्या बोलता है, और यदि मैं ना मानूं तो? मुन्ना कहता है, अगर मैं इस बात को नहीं मानूं तो राजा क्या बोलता है, तो पिताजी के पास चलो। तो क्या कहते हैं, तो कहते हैं ठीक है चलो पिताजी के पास चलते हैं। कभी कभी अपने आपस में भाई बहनों में भी यही होता है ना, जब किसी बात पे बहस होने लगती है, एक सही कह रहा होता है, दूसरा गलत कह रहा होता है, और दोनों को ये नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो हम किसके पास जाते हैं, अपने से बड़ों के पास जाते हैं। और हमारे, अब आपके घर में, हमारे घर में बड़े कौन होते हैं, पिताजी होते हैं या माताजी होती है, मम्मी होती है या पापा होते हैं। तो किसके पास जाएंगे, अगर उस समय मम्मी हुई तो मम्मी के पास चले गए, और अगर पिताजी हुए तो पिताजी के पास चले गए। तो यही चीज यहाँ पर भी है। यहाँ पर सुषमा, मुन्ना, राजा आपस में बहस कर रहे हैं, तो कह रहे हैं ठीक है, अगर ये बात नहीं मानते हैं, ये सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि छिपकली के अंडे के खोल रखने से छिपकलियां भाग जाती हैं और अंडे के खोल रखने से मच्छर कमरे में आ जाते हैं, तो चलो हम लोग चलते हैं और किससे पूछते हैं, पिताजी से पूछते हैं। ठीक है, दोनों और सभी क्या करते हैं, ये बोल के पिताजी के पास जाते हैं। अब देखिए दृश्य 2 में क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, मंच पर बैठे पिता अखबार पढ़ रहे हैं। जो मंच लगाया गया है जिस पर ये किया जा रहा है, नाटक किया जा रहा है या इस एकांकी को किया जा रहा है, वहां पर क्या है, पिता, जो पिताजी हैं वो क्या कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। राजा, मुन्ना, सुषमा का प्रवेश। राजा, मुन्ना और सुषमा वहां पर आते हैं जहां पर वो पिताजी क्या कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, राजा क्या कहता है, पिताजी आप बताइए कि यदि कमरे में अंडे के खोल टांगे जाएं तो उससे मच्छर आते हैं या छिपकलियां भाग जाती हैं। राजा क्या पूछता है अपने पिताजी से, कहता है कि आप ये बताइए कि यदि कमरे में अंडे के खोल टांगे जाएं तो तो उससे मच्छर आते हैं या छिपकलियां भाग जाती हैं। अब आगे देखिए, पिताजी, कमरे में अंडे के खोल टांगे जाएं तो उससे सिद्ध होगा कि कमरे में रहने वाले का दिमाग चल गया है, क्योंकि खोल कमरे में नहीं टांगे जाते, कूड़े में फेंके जाते हैं। पिताजी क्या कह रहे हैं कि कमरे में अगर अंडे के खोल टांगे जाएं और उन्हें कहाँ डाला जाता है, उन्हें तो डाला जाता है कूड़ेदान में। तो ये सिद्ध हो गया है, ये प्रमाणित हो गया है कि कमरे में रहने वाला, जो कमरे में रह रहा है, उसका दिमाग चल गया है, का मतलब है दिमाग खराब हो गया, उसके पास दिमाग है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि खोल कमरे में नहीं टांगे जाते, क्योंकि अंडे के खोल कमरे में नहीं टांगे जाते हैं, कूड़े में फेंके जाते हैं। वो कहाँ फेंके जाते हैं, कूड़े में फेंके जाते हैं, कूड़ेदान में फेंके जाते हैं। राजा क्या कहता है, रुआसा होकर, राजा रुआसा हो जाता है। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, उनकी बात नहीं मानी गई तो बस रोने लगे।
राजा रुआसा होकर, पिताजी आप समझते क्यों नहीं? वो बोलता है, पिताजी आप क्यों नहीं समझते हैं मेरी बात को? पिताजी, अच्छा मुन्ना तुम ही बताओ कि बात क्या है। अब उनको पूरी बात भी नहीं पता है अभी। अब वो मुन्ना से पूछते हैं, ये बताओ मुझे कि बात क्या है। मुन्ना कहता है, मुन्ना क्या बोलता है, पिताजी के कान में कुछ फुसफुसाता है। मुन्ना मुन्ना पिताजी के कान में कुछ फुसफुसाता है, यानी कान में कुछ कहता है। जोर से बोलेगा तो आपस में फिर लड़ाई हो जाएगी, इसलिए वो कान में उनके कुछ बताता है। पिताजी, यदि हम अनुमान के तौर पर ये मान लें कि अंडे के खोल से छिपकली भाग जाती है, यदि हम अनुमान लगा लें कि अंडे के खोल से छिपकली भाग जाती है, तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि मच्छरों के बढ़ने का कारण भी अंडे का खोल ही है। अब पिताजी ने क्या कहा, कहा ठीक है, हम ये अगर अनुमान लगाते हैं कि अंडे के खोल से छिपकली भाग जाती है, तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि मच्छरों के बढ़ने का कारण क्या है, अंडे का खोल है। सुषमा, कैसे? पिताजी, छिपकलियां मच्छरों को खाती हैं। यदि कमरे में छिपकलियां नहीं होंगी तो मच्छरों की संख्या कम करने का एक यंत्र अनुपस्थित हो जाएगा और इस प्रकार मच्छरों की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी। अब सुषमा पिताजी से पूछती है कि कैसे? तो पिताजी बताते हैं कि छिपकलियां क्या करती हैं, मच्छरों को खाती हैं। यदि कमरे में छिपकलियां नहीं होंगी और अगर कमरे में छिपकलियां ही नहीं होंगी तो मच्छरों को कौन खाएगा? तो मच्छरों की संख्या बढ़ जाएगी। और यदि छिपकलियां होंगी तो क्या होगा? तो छिपकलियां मच्छरों को खा लेंगी तो मच्छर समाप्त हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे पिताजी क्या कह रहे हैं कि यदि कमरे में छिपकलियां नहीं होंगी तो मच्छरों की संख्या कम करने का एक यंत्र अनुपस्थित हो जाएगा, यानी एक यंत्र जो मच्छरों को खाने का है, मच्छरों को समाप्त करने का है, वो क्या हो जाएगा, अनुपस्थित हो जाएगा और इस प्रकार मच्छरों की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी और इस प्रकार से मच्छरों की संख्या अपने आप बढ़ती चली जाएगी। मुन्ना, विज्ञान के विकास के साथ साथ कुछ चीजें मनुष्य के लिए व्यर्थ भी तो हो जाती होंगी। अब मुन्ना पिताजी से पूछता है, कहता है कि विज्ञान जैसे जैसे विकास कर रहा है, तरक्की कर रहा है, उसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मनुष्य के लिए व्यर्थ भी तो हो जाती होंगी। पिताजी बोलते हैं, जैसे? अब बताओ कि कैसे, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो विज्ञान के विकास के साथ में व्यर्थ हो गई हैं। राजा कहता है, जैसे बिजली और रसोई गैस के आ जाने से वृक्ष व्यर्थ हो गए हैं, क्योंकि जलाने के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता ही नहीं है। राजा कहता है कि जैसे बिजली और रसोई गैस के आ जाने से वृक्षों की आवश्यकता अब नहीं रही, वृक्ष व्यर्थ हो गए हैं हमारे लिए, क्योंकि जलाने के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता ही नहीं होती है। सुषमा बोलती है, तुम तो बुद्धू हो एकदम, तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। क्या हमें फल नहीं चाहिए? क्या हमें फल नहीं चाहिए? वृक्ष हमें फल देते हैं ना। वृक्षों से हमें खाने के लिए फल और पशुओं के लिए पत्ते भी तो मिलते हैं। वो बोलती है कि वृक्षों से हमें खाने के लिए फल मिलते हैं और पशुओं के लिए क्या मिलता है, पत्ते भी मिलते हैं। मुन्ना, और वृक्ष वायुमंडल को साफ भी तो करते हैं। मुन्ना बोलता है, और वृक्ष वायुमंडल को क्या करते हैं, साफ करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि वृक्षों से वृक्ष क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन की तो आवश्यकता होती है ना वायुमंडल में, और हमारा वायुमंडल साफ हो जाता है। वैसे वृक्ष नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। राजा क्या बोलता है, हाँ वायुमंडल को साफ करते हैं। वे झाड़ू करते हैं क्या? अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, वे झाड़ू करते हैं ना। राजा बोलता है, उसको लगता है वायुमंडल को साफ करने के लिए कहा, क्या वो झाड़ू मारते हैं जो साफ हो जाता है? मुन्ना, क्यों? वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन नहीं छोड़ते। मुन्ना बोलता है, क्यों? वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं क्या? वो ऐसा बोल रहा है। राजा, तो फिर वृक्ष ही मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? मनुष्य भी तो वृक्ष के लिए आवश्यक है। पिताजी, ठीक है, हम यही तो कह रहे थे कि सृष्टि में कोई भी जीव अनावश्यक नहीं है। पिताजी कहते हैं कि मैं यही तो कह रहा था इतनी देर से कि सृष्टि में, हमारी प्रकृति में जो भी जीव हैं, कोई भी अनावश्यक नहीं है, सब एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं। सभी एक दूसरे के लिए आवश्यक है। जब हम किसी अन्य प्राणी की रक्षा करते हैं तो हम उसकी नहीं,
अपनी ही रक्षा करते हैं। यहाँ पर पिताजी बच्चों को क्या समझा रहे हैं कि जब हम किसी अन्य प्राणी की रक्षा करते हैं तो हम किसकी रक्षा करते हैं, उसकी तो करते ही हैं, लेकिन साथ में अपनी भी करते हैं, क्योंकि उस प्राणी के नुकसान से हमारा भी कहीं ना कहीं अहित होता है, कहीं ना कहीं नुकसान होता है। इसलिए हमें संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। वृक्ष पर्यावरण का बहुत ही प्रमुख अंग है। यहाँ पर पिताजी बच्चों को समझाते हैं कि वृक्ष क्या है। ये पर्यावरण, हमारे वातावरण को प्रदूषण से बचाने का बहुत ही प्रमुख अंग है। ठीक है, पर्यावरण का बहुत ही प्रमुख अंग है। उनकी रक्षा तो स्वयं अपने प्राणों से भी अधिक करनी चाहिए। ये पिताजी क्या कहते हैं कि उनकी रक्षा कैसे करनी चाहिए, अपने प्राणों से भी अधिक करनी चाहिए। मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम लोग जानते हो कि वृक्ष जीवित रहकर किस किस रूप में उपयोगी है और मरकर किस किस रूप में। अब पिताजी बच्चों से पूछते हैं कि क्या तुम लोगों को ये पता है कि वृक्ष जीवित रहकर किस किस रूप में उपयोगी है हमारे लिए और मरकर किस किस रूप में उपयोगी है। मुन्ना बोलता है, मरकर तो वो हमें ईंधन देता है। मुन्ना कहता है कि जब वो वृक्ष सूख जाते हैं या मर जाते हैं तो हमें क्या देते हैं, ईंधन देते हैं। कुछ वृक्षों की लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है। यहाँ पर मुन्ना क्या कहता है, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनकी लकड़ी किसके काम आती है, फर्नीचर बनाने के काम आती है। इमारती लकड़ी मकानों के लिए लट्ठे, शहतीर, फर्श, छत, दरवाजे और खिड़कियां इत्यादि बनाने के काम आती है। आप लोग भी जब अपने अपने घरों पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी जो लकड़ी की बनी हुई होंगी। ठीक है, फर्नीचर। और जब कहते नहीं कि मरकर तो हमें ईंधन देते हैं, और कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनसे क्या बनते हैं, फर्नीचर बनते हैं। तो फर्नीचर भी आपको अपने घर में ही दिखाई दे जाएंगे। जैसे आपके घर में जो टेबल होगी, चेयर होगी, बेड होगा, डाइनिंग टेबल होगी, ड्रेसिंग टेबल होगी, तो ये सब आप जब अपने घर में ही ध्यान देंगे तो आपको बहुत सी चीजें ऐसी मिलेंगी जो लकड़ी की बनी होती हैं। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि वृक्ष जीवित रहकर भी हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं और मर कर भी जब सूख जाते हैं तो भी किस प्रकार से हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। इसलिए वृक्षों की रक्षा हमें कैसे करनी चाहिए, अपने प्राणों से भी अधिक करनी चाहिए। ये कौन कह रहा है, उनके पिताजी कह रहे हैं। ठीक है, पिताजी शाबाश। और सुषमा बैलगाड़ी, तांगा तथा दूसरी गाड़ियां बनाने के भी काम आती है। सुषमा क्या कह रही है, और लकड़ी किसके काम और आती है, बैलगाड़ी बनाने के। जो आगे बैल रहते हैं और पीछे एक गाड़ी लगी रहती है, उस पे सामान या लोग भी पहले बैठ के इधर से उधर जाते थे, आसपास के गांव में जाते थे। तांगा तांगा जो है क्या करता है, तांगे में भी आगे घोड़े रहते हैं और पीछे एक लकड़ी का रहता है जिसमें जो है लोग भी बैठ के जाते हैं, कभी कभी सामान भी उसमें रख के लेके जाते हैं, तथा दूसरी गाड़ियां बनाने के भी काम आती है। यहाँ पर भी आप देखेंगे जो बच्चे अभी यहीं रह रहे हैं, मुंद्रा में रह रहे हैं, कच्छ में रह रहे हैं, तो यहाँ पे ऊंट गाड़ी रहती है। तो आगे ऊंट रहता है और पीछे उसकी जो गाड़ी रहती है, तो वो भी कोई कोई आप देखेंगे तो वो लकड़ी की ही बनी रहती है, जिस पर वो लोग सामान लेके जाते हैं और कभी कभी कुछ लोग बैठे भी होते हैं उस पर। तो वो क्या सुषमा बोल रही है कि और लकड़ी से क्या क्या चीजें बन सकती हैं, बैलगाड़ी, तांगा तथा दूसरी गाड़ियां बनाने के काम में भी लकड़ी आती है। कभी भी आप किसी गांव में जाएंगे तो आपको बैलगाड़ी अभी भी कहीं कहीं दिख जाएगी, ज्यादा तो नहीं दिखती है, लेकिन कहीं कहीं आप जाएंगे तो आपको बैलगाड़ी दिख जाएगी, जिस पर कुछ लोग भी कभी कभी बैठे होते हैं और नहीं बैठे होंगे तो उस पर कुछ सामान रखा होता है। ठीक है, तो अब जब कभी आपको गांव जाने का मौका मिले तो आप देखिए, वहां पर जाके ध्यान दीजिए तो आपको बैलगाड़ी भी दिखाई देगी, तांगा भी दिखाई देगा और दूसरी गाड़ियां भी ऐसी दिखाई देंगी जो किससे बनी हुई है, लकड़ी से बनी होती हैं। पिताजी केवल पेड़ पौधे ही सूर्य, वायुमंडल, धरती तथा जल से सीधे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और कोई नहीं। पिताजी बच्चों को बताते हैं कि केवल पेड़ पौधे ही ऐसे हैं जो क्या करते हैं, सूर्य, वायुमंडल, धरती तथा जल से सीधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं, और कोई नहीं प्राप्त करता है। तीनों कोई नहीं। तीनों पूछते हैं, कोई नहीं। पिताजी कोई नहीं, शेष सारे जीव जंतु और मनुष्य वनस्पति तथा उनके पत्तों, फूलों और फलों को खाकर ही वह ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या कहा पिताजी ने, कहा कोई और नहीं,
सिर्फ ये वृक्ष ही ऐसे होते हैं जो सीधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। शेष सारे जो जीव जंतु हैं और मनुष्य हैं वो कैसे एनर्जी प्राप्त करते हैं, कैसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? वनस्पति तथा उनके पत्तों, फूलों और फलों को खाकर ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर मनुष्य और बड़े पशु छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाते हैं। फिर क्या करते हैं? जो मनुष्य होते हैं, कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं ना, और जो बड़े पशु होते हैं वो क्या करते हैं? छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाते हैं, मुस्कुराकर बोलते हैं। और अंत में क्या होता है? फिर अंत में क्या होता है? छोटे छोटे जीवाणु, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। बड़े छोटे वृक्षों, जो बड़े छोटे वृक्ष होते हैं, पशुओं तथा मनुष्यों को खा जाते हैं। वो क्या करते हैं? वो वृक्षों, पशुओं तथा मनुष्यों को खा जाते हैं और प्रकृति की ऊर्जा कहाँ चली जाती है? वापस प्रकृति में पहुंच जाती है। सृष्टि का प्रत्येक जीव जंतु ही नहीं, प्रत्येक पदार्थ इस पर्यावरण के लिए आवश्यक है। सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ इस पर्यावरण को संतुलित रखने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक पदार्थ, जो उनके पिताजी कह रहे हैं कि सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ और जीव जंतु दोनों ही किसके लिए आवश्यक है? पर्यावरण के लिए आवश्यक है। किसी की भी संख्या और मात्रा आवश्यकता से कम अथवा अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी की भी संख्या कम या अधिक नहीं होनी चाहिए। ये एकांकी किसने लिखा है? नरेंद्र कोहली ने। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या जाना? इस पाठ से हमने जाना कि प्रकृति ने एक भी जीव ऐसा नहीं बनाया जिसे कोई ना कोई काम ना सौंपा हो। कोई भी जीव ऐसा नहीं है, कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसका कोई अपना कार्य ना हो। ठीक है, सभी की आवश्यकता है, सभी आवश्यक हैं प्रकृति के लिए और सभी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, प्रकृति ने एक भी जीव ऐसा नहीं बनाया जिसे कोई ना कोई काम ना सौंपा गया हो। जब तक सब अपने अपने हिस्से का काम करते रहते हैं, हमारे आसपास संतुलन बना रहता है। जैसे ही कोई एक किसी दूसरे के काम में टांग अड़ाता है, का मतलब क्या है? हस्तक्षेप करता है। जैसे ही कोई एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करता है, सब कुछ तितर बितर हो जाता है। यानी हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो सृष्टि है, वो उसका संतुलन बिगड़ जाता है, वो असंतुलित हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जिसको जो कार्य दिया गया है उसे अपने अपने कार्य करने चाहिए, करने देना भी चाहिए और उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसे अब पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, तो उनको कैसे करते हैं मनुष्य? कुछ लोग हैं जो कितनी हानि पहुंचाते हैं, हरे भरे पेड़ों को काट देते हैं। बच्चे हैं, फूलों को तोड़ देते हैं, कोई कारण भी नहीं होता है उस, तो फूलों को तोड़ देते हैं, फलों का नुकसान कर देते हैं। बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है। और उनको करना क्या चाहिए? पौधे लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, है ना? जितना भी हो, जो प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण कैसा रहेगा? संतुलित रहेगा। पिताजी, कोई नहीं, शेष सारे जीव जंतु और मनुष्य वनस्पति तथा उनके पत्तों, फूलों और फलों को खाकर ही वह ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर मनुष्य और बड़े पशु छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाते हैं, मुस्कुराकर। और अंत में छोटे छोटे जीवाणु, जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं, बड़े छोटे वृक्षों, पशुओं तथा मनुष्यों को खा जाते हैं और प्रकृति की ऊर्जा वापस प्रकृति में पहुंच जाती है। सृष्टि का प्रत्येक जीव जंतु ही नहीं, प्रत्येक पदार्थ इस पर्यावरण के लिए आवश्यक है। पिताजी बच्चों को इसी तरीके से समझाते हैं कि जैसे शेष सारे जो जीव जंतु हैं और मनुष्य वनस्पति तथा उनके पत्तों, फूलों और फलों को खाकर ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और फिर मनुष्य और जो बड़े पशु होते हैं वो क्या करते हैं? छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाते हैं, मुस्कुराकर बोलते हैं। और अंत में जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं, बड़े छोटे वृक्षों, पशुओं तथा मनुष्यों को खा जाते हैं और प्रकृति की ऊर्जा वापस फिर प्रकृति में ही पहुंच जाती है। सृष्टि का प्रत्येक जीव जंतु, सृष्टि जो हमारी सृष्टि है उसका प्रत्येक जीव जंतु ही नहीं, प्रत्येक पदार्थ इस पर्यावरण के लिए आवश्यक है। प्रत्येक पदार्थ इस पर्यावरण के लिए आवश्यक है। किसी की भी संख्या और मात्रा आवश्यकता से कम अथवा अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी की भी संख्या बताते हैं ना कम होनी चाहिए ना अधिक होनी चाहिए। इससे क्या होगा? जो हमारी प्रकृति का संतुलन है वो बिगड़ जाएगा और सभी चीजें कैसे होनी चाहिए? संतुलित होनी चाहिए। तो ये एकांकी बच्चों किसने लिखा है? नरेंद्र कोहली ने।
अच्छा, इस एकांकी से हमने क्या सीखा, हमने क्या जाना? ठीक है, तो हमने क्या जाना? प्रकृति ने एक भी जीव ऐसा नहीं बनाया है जिसे कोई ना कोई काम ना सौंपा हो, जिसे कोई ना कोई काम नहीं सौंपा गया है। सभी को अपने अपने काम दे दिए गए हैं। ठीक है, जब तक सब अपने अपने हिस्से का काम ठीक से करते हैं, जब तक जिनको जो काम सौंपा गया है वो काम अपना करते हैं और किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, हम तब तक क्या रहता है? प्रकृति का संतुलन बना रहता है, हमारे आसपास संतुलन बना रहता है। जब तक सब अपना अपना कार्य करते रहते हैं, जो कार्य जिसको सौंपा गया है वो करते रहते हैं, तो हमारे आसपास का संतुलन बना रहता है। जैसे ही कोई एक किसी दूसरे के काम में टांग अड़ाता है, सब कुछ तितर बितर हो जाता है। जैसे ही कोई एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करने लगता है, तो क्या होता है? सारा कार्य बिगड़ जाता है, यानी हमारी प्रकृति कैसी हो जाती है? असंतुलित हो जाती है। हमारी सृष्टि का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अब इसके द्वारा तो हमें यही पता चलता है ना कि एक तो साफ सफाई रखनी चाहिए अपने घरों में, ठीक है, उससे मच्छर नहीं आएंगे। दूसरा, पेड़ पौधे बहुत आवश्यक हैं हमारे लिए, तो पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए। और अगर हम नहीं लगा सकते हैं तो हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनको तोड़ के फेंकना नहीं चाहिए। ठीक है, और पशु पक्षियों की, मैंने आपको पहले भी इसको पढ़ाया है कि कैसे पशुओं की रक्षा करनी चाहिए, कैसे पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए, है ना। पर्यावरण में जो भी चीजें हैं वो ये आवश्यक है, इसलिए हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। और अगर हम उनका अहित करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने अपना अहित करते हैं। तो बच्चों, अब ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अब प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ शुक्लेख मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगी। ओके, बाय, थैंक यू। थैंक यू।